Hello students, today we will discuss numericals on applications of Boyd-Savart's law। तो स्टूडेंट आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बॉयड-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस पर। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at the center of a coil bent in the form of a square। स्टूडेंट हमने वायर को बेंड किया हुआ है स्केयर की फॉर्म में ऑफ साइड टू ए कैरिंग करंट आई। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक वायर है जो एक स्केयर में बेंड है जिसमें से आई करंट जा रहा है, दिस वन फ्लो कर रहा है, दिस इज आई सेम करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी जो साइड है वो स्केयर की साइड है डेट इज 2a, तो हम इस साइड को 2a मानेंगे, दैट इज 2a। तो जितनी भी साइड्स हैं वो सारी के सारे इक्वल हैं क्योंकि एक स्केयर है तो साइड है 2a, तो दिस इज द साइड विच इज 2a ऑफ लेंथ 2a, ओके 2a। नाउ स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है इन सभी स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, इसे हम O कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर मैं किसी भी एक कंडक्टर की वजह से, जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैलकुलेट कर लूँ तो सभी कंडक्टर्स की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सभी के सभी सेम साइज़ के हैं, सेम। अगर करंट की डायरेक्शन भी सेम रही तो उनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो मैं टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सबको ऐड करने के बाद, जितने भी कंडक्टर हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ 4 कंडक्टर्स हो जाएंगे तो मैं पहले सिर्फ सॉल्व करूँगा एक कंडक्टर की वजह से और फिर सभी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके टोटल फाइंड कर लूँगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें करना होगा मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। तो जो ये पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है स्टूडेंट, क्योंकि जो साइड है हमारे पास ये 2a साइड है तो जो सेंटर है वो उसकी हाफ में होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा कंडक्टर से वो कितना होगा, ये होगा हाफ, डेट इज a। वैसे 2a साइड है तो ये हो जाएगा a, तो इसको हम a कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस a। तो अब हमें फॉर्मूला याद करना है। हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड है एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर आप बोल सकते हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर B which is mu naught upon 4 pi I by A sin phi 1 plus sin phi 2। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। करंट तो I है यहाँ पर, ओके, और जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास A है पॉइंट का, ये तो सेम है, बट phi 1 phi 2 की वैल्यू क्या है, ये एंगल है phi 1 और ये एंगल है phi 2। अगर आप सिमेट्रिकल शेप को देखो, क्योंकि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स बन चुकी है राइट एंगल, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये एंगल 45 डिग्री होनी चाहिए, ये एंगल 45 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगी। तो B इज इक्वल B1, हम पहले कंडक्टर को फाइंड कर रहे हैं, तो B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A साइन 45 होता है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। तो इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, नाउ B1 की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 हो गया 2 बाय रूट 2। स्टूडेंट इसे 2 को आप रूट 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, कैसे, B1 विच इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A, इसे लिख सकते हो रूट 2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 दोबारा आएगा, डिवाइड बाय रूट 2, तो इस रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ चुका है एक कंडक्टर की वजह से। तो उतना ही क्या होगा, देखो डायरेक्शन की बात करें तो क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फिंगर मेरी इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाएंगी, यहाँ से इनवर्ड होगी,
तो अगर मैं दूसरे कंडक्टर को देखूँ, यहाँ से थंब इधर है तो फिंगर यहाँ भी अंदर है, और यहाँ से देखें तो थंब उधर है तो फिंगर यहाँ भी अंदर है, यहाँ अगर थंब नीचे है तो फिंगर अंदर है, तो सभी का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दो या आप टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मतलब एक ही है। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर दैट इज O, सेंटर को हम O कंसीडर कर रहे हैं, तो B विच इज B1 इंटू 4, क्योंकि हम 4 टाइम ऐड करें या 4 से मल्टीप्लाई करें एक ही बात होगी। ओके स्टूडेंट, नाउ B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A रूट 2 इंटू 4 आप 4 से 4 पाई का 4 कैंसिल कर सकते हो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्ट हमारा क्या बचा है, B म्यू नॉट अपॉन पाई, म्यू नॉट I अपॉन रूट 2 आगे लिख सकते हो, डिवाइड बाय पाई इंटू A, दिस इज द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन पे आपका न्यूमेरिकल था। आपने वैसे सेकंड पढ़ी है, यहाँ न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। ओके, अब इसी तरह से हम आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है, दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल। यहाँ हम कॉइल्स ले रहे हैं, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, ईच ऑफ रेडियस r, दोनों के रेडियस r है हमारे पास, ईच ऑफ रेडियस r, नंबर ऑफ टर्न्स n है, दोनों में सेम है, लेइंग परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये परपेंडिकुलर प्लेन क्या है, सच डैट देयर सेंटर्स कोइंसाइड, उनके सेंटर दोनों के कोइंसाइड करने चाहिए, बट जो प्लेन्स है वो दोनों के परपेंडिकुलर होने चाहिए। समझेंगे हम किस तरह से डायग्राम में। और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स, कॉइल के सेंटर पर। अगर पहले कॉइल में से करंट I1 जा रहा है, दूसरे में से √3I जा रहा है रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट ये दिल्ली 2012 में आया, 2017 ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कह सकते हो। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्कुलर रिंग है। अब सर्कुलर रिंग है तो ये कैसे रखा है, जैसे ये पेपर एक प्लेन है तो ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये भी एक प्लेन है जो कि पेपर के परपेंडिकुलर है, ये एक प्लेन है, तो ये भी एक प्लेन है जो पहले प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक प्लेन है, सपोज ये रिंग ऐसे रखा हुआ है एक प्लेन के अंदर, तो ये एक प्लेन है, इसे आप प्लेन कंसीडर करो, और इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन और बनाया जा सकता है। मैं इसका आइसोमेट्रिक आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम पेपर पे आइसोमेट्रिक व्यू जैसे नज़र आ रहा है अभी ऐसे ही नज़र आएगा, तो ऐसे नज़र आएगा आइसोमेट्रिक व्यू। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। तो मैं इस तरह से इस सर्कल को दिखा रहा हूँ, दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द सर्कल, और इसका जो प्लेन है वो इस तरह से है जो पेपर के परपेंडिकुलर है, ये इसका सेंटर है। तो ये रिंग हमने इस तरह से बनाया हुआ है, दिस इज द सेंटर। ये हमें एक और रिंग को इसमें इंसर्ट करना होगा, इस तरह से इंसर्ट करना होगा कि दोनों के दोनों रिंग एक दूसरे से जॉइंट हो जाए। जैसे दूसरा रिंग अगर ऐसे होगा तो पहला रिंग अपनी पहली पोजीशन में ऐसे होगा, तो दोनों रिंग आपस में जॉइंट करें। मेरे पास 2 रिंग होते तो मैं आपको बताऊं, एक रिंग ऐसे है इस प्लेन में, एक रिंग ऐसे है इस प्लेन में, दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक रिंग यहाँ पर है इस तरह से आप करंट दिखा सकते हो, और एक रिंग यहाँ पर है। तो इसमें भी आप अपने देखो, इसका भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाएं तो वो इस तरह से नज़र आएगा, दिस वन। तो आप इमेजिन करोगे कि किस तरह से दोनों रिंग्स रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट 2 रिंग हैं हमारे पास, दोनों के प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब बात कर लेते हैं इनके करंट्स की। अगर मैं कहूँ ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखाओगे उसमें, इसके आइसोमेट्रिक व्यू से पता लगा सकते हो कि आप इस तरह से मूव करोगे और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर वापस करंट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, I आपको गिवन है। तो पहले रिंग की। अच्छा, दूसरा रिंग ऐसे रखा हुआ है,
इसमें भी अगर ऊपर से देखें तो इस तरह से करंट दिखाया जा सकता है, क्योंकि करंट आपने कंसीडर किया, आपको बोला नहीं गया कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है। आप जो मर्जी डायरेक्शन ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो वो इस तरह से, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू गिवन है √3i, इसकी वैल्यू है √3i। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आपको बेसिक टॉपिक पे चलना होगा। बेसिक टॉपिक में देखो, हम इसको समझने से पहले एक और मैं आपको समझा रहा हूँ। एक हमने पढ़ना है राइट हैंड पाम रूल, वो राइट हैंड थंब रूल की तरह है। इस तरह से अगर करंट है, अगर मैं कहूँ कि राइट हैंड थंब रूल लगाते तो इस तरह से, अगर थंब ऊपर है तो फिंगर्स सेंटर से बाहर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग है। राइट हैंड पाम रूल किस तरह से समझा जा सकता है, अगर मेरी पाम करंट की डायरेक्शन को बताए, जैसे ये मेरी पाम है और करंट इस रिंग में से जाएगा, तो ये पाम करंट की डायरेक्शन को बता रही है और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। कैसे, जैसे ये एक रिंग है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे जा रहा है, तो मेरी पाम इस तरह से मूव करेगी, तो थंब किधर आ रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, पेन जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो यही राइट हैंड थंब रूल में था। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कुलर रिंग में दिखा सकते हो राइट हैंड पाम रूल से कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने बोला कौन सा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये सर्कुलर कंडक्टर के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, जहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे दोबारा समझते हैं, जैसे इस रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरी पाम ऐसे घूम रही है, थंब को देखो कहाँ जा रहा है, थंब बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज ऐसे फिंगर घुमाओ तो थंब कहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड, नीचे की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, जैसे इस तरह से मेरी पाम अगर रोटेट करे ये, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो वो जाएगा थंब अंदर की तरफ। तो स्टूडेंट, आपने राइट हैंड पाम रूल समझ लिए, यहाँ अप्लाई करो। जैसे मैंने कहा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस तरह से मेरी पाम घूमेगी तो थंब किधर आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना हो तो इस तरह से होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट इज B1, पहले रिंग का मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा रिंग इस तरह से रखा हुआ है, तो इस तरह से अगर मैं अपनी पाम को यहाँ पे रोटेट करूँ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंटर से। डायरेक्शन सेंटर से ही, उस पॉइंट से लेनी है जहां हम फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, डेट इज द B2। ओके, अब हमें निकालना है B1 और B2 की वैल्यू। तो सबसे पहले बेसिक टॉपिक पे चलते हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था। एज वी नो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop at its center is B, which is μ0I/2R। स्टूडेंट, यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स अगर गिवन है तो आप कहीं भी n मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं इसे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ n। तो ये मेरा एक बेसिक फॉर्मूला बन चुका है। अब मैं पहले रिंग के लिए और दूसरे रिंग के लिए इसको अप्लाई करने वाला हूँ। तो नाउ फॉर फर्स्ट रिंग वैल्यू है B1। नाउ B1 विच इज μ0I1। I1 की वैल्यू कितनी है, पहले रिंग में कितना करंट है, I करंट जा रहा है, तो मैं यहाँ I ही रखूँगा, डिवाइड बाई 2R। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है, वो n रहेगा। नाउ आल्सो मैग्नेटिक फील्ड B2 सेकंड रिंग का, विच इज μ0 इंटू I2। सेकंड करंट कितना है, √3I आपको गिवन है, √3I डिवाइड बाय 2R इंटू n। नाउ अब हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट। स्टूडेंट, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो इनका रिजल्टेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए आप वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जब दो वेक्टर एक दूसरे को के परपेंडिकुलर हो तो आप किस तरह से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर
एट सेंटर, आप सेंटर को ओ नाम दे सकते हो, ओ, एट सेंटर ओ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इसका रूट। अब आप सोचेंगे कैसे आया? ये 11th का बेसिक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, रिजल्टेंट फाइंड करना, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा अंडर रूट। यहाँ पर भी ये जो एंगल है दो वेक्टर्स के बीच में, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, और आपको पता है कोस 90 होता है 0। अगर मैं कोस 90 की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास नेट आंसर बचता है आर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह है b1, ये तो 0 हो गया, तो a की जगह है b1 और b की जगह है b2। तो स्टूडेंट यहाँ से रिजल्टेंट में फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों वैल्यू पुट करूँ, b1 की वैल्यू क्या है, दिस वन, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, इसके ऊपर है स्क्वायर। इसी तरह म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r एन, इसका स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, वो भी स्क्वायर के साथ। क्या क्या बाहर आ सकता है? म्यू नॉट दोनों तरफ है, आई दोनों तरफ है, 2r n और इसके ऊपर है स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो रूट को कैंसिल करेगा और सिंगल वैल्यू पावर में बाहर आएगा। यूनिट आई अपॉन 2r और n हमने कॉमन निकाल लिए। तो रूट में क्या क्या रह गया है? उसमें रह गया है, सुनिए यहाँ से सब बाहर आ चुका है, तो यहाँ लिख सकते हो 1 स्क्वायर मतलब 1। यहाँ रूट 3 का स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो रूट 3 का स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। तो आपका नेट आंसर बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। स्टूडेंट यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3, क्योंकि आपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया है। ओके नाउ, और आप अगर इसे कैलकुलेट करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन, स्टूडेंट 1 प्लस 3 4, उसका रूट कितना हो गया 2 इंटू एन। बस इसे सॉल्व करो, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, b 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई एन लिख सकते हो एन आई अपॉन आर। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। हमने बात की थी डायरेक्शन की, तो हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा मेथड है जो आप वहाँ भी वेक्टर में भी किया करते थे। सबसे पहले हम इनके पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ करें तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम लॉ बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है। यहाँ से पैरेलल लाइन और इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। जो मेरे पास डायगोनल आएगा, जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, वही रिजल्टेंट होगा b। और ये जो रिजल्टेंट है ये एंगल बना रहा है फाई, और यही फाई हमें कैलकुलेट करना है, यही फाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है वो देखते हैं, हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ना tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है b2 बाय b1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस b2 बाय b1। हम इनकी वैल्यू अगर पुट करें तो इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो b2 है म्यू नॉट रूट 3i n अपॉन 2r। ओके, b1 की वैल्यू क्या है? ये सारी वैल्यू मैंने पुट की हैं, डिवाइड b1 की वैल्यू म्यू नॉट i अपॉन 2r। तो जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल किया है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2, r से r, i से i, n से n, सब कैंसिल हुआ, तो रूट 3 बच चुका है यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू बची है tan phi विच इज़ रूट 3। तो आपका आंसर होगा phi विच इज़ tan इनवर्स ऑफ रूट 3, phi tan इनवर्स ऑफ रूट 3। तो स्टूडेंट ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आपको वैल्यू नहीं पता tan इनवर्स ऑफ जो भी थीटा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या एंगल होगा, तो नहीं पता, तो ये भी हमारा रिजल्ट है। आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज़ आल्सो आवर रिजल्ट। बट अगर आपको पता है
कि जो tan इनवर्स √3 है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप उसे लिख सकते हो, वो आपका रिजल्ट होगा। तो आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री। तो दिस इज़ आवर टॉपिक, दिस इज़ आवर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अब हम एक एप्लीकेशन और बढ़ते हैं जो है 2 आइडेंटिकल सर्कुलर आपके पास कॉइल्स हैं, मार्क 1 and 2, मतलब आपके पास 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं। ये फर्स्ट कॉइल है और यहाँ पर मेरे पास सेकंड कॉइल है, दोनों आइडेंटिकल हैं और कैरी इक्वल करंट्स, दोनों का करंट इक्वल है, दोनों में I करंट है। आर प्लेस्ड विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। एंड ये हमने दिखाया हुआ है, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस हैं, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को कट कर रहे हैं O पॉइंट पर। ओके, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझती है, रिंग इस तरह से रखा हुआ है और ये इसका एक्सिस है, ये आपको मैंने पहले भी समझाया, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। ओके, इसी तरह आपके पास एक सेकंड रिंग भी है, वो जो नीचे है वो इस तरह से रखा हुआ है, ये इसके है, क्योंकि दोनों के एक्सिस एक दूसरे से कट होने चाहिए, तो दोनों के एक्सिस इस तरह से एक दूसरे से कट कर रहे हैं इस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये ज्योमेट्री समझ आ गई है। इसमें करंट को कैसे दिखाते हैं स्टूडेंट, जो पोर्शन बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस करंट की वजह से होगा, उसकी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ करंट मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूँ। क्लॉकवाइज कैसे, जो पोर्शन बाहर की तरफ है उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे यहाँ है, जो पोर्शन बाहर की तरफ नज़र आ रहा है तो वो मैं पहले ड्रॉ करके समझता हूँ कि ये इस तरह से दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। O पॉइंट से देखें तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वन। तो ये सेंटर को देखते हुए आप पता लगा सकते हो कि किस तरह से आप, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, पहले उसे कंसीडर करो। तो ये अगर इस साइड है तो नीचे वाले पोर्शन से अपोजिट करंट होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ है, तो वहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वो क्लॉकवाइज है O पॉइंट से। अगर आप देख रहे हो तो दोनों के जो एक्सिस पे डिस्टेंस है O का वो भी सेम है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कैरिंग सर्कुलर लूप इस, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, B, विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। A एरिया ऑफ द कॉइल है जिसकी वैल्यू ऑफ पाई a स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें रेडियस गिवन है तो हम रेडियस की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमने अभी फॉर्मूला में जो रेडियस पढ़ी थी वो a थी, तो इसलिए मैं एरिया जो है वो पाई a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जनरल फार्मूला में क्योंकि गिवन यहाँ r है तो a की जगह r लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर, जैसे a की जगह क्या आ गया r, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बोला कि जैसे रेडियस की बात करें दोनों की इक्वल है तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, करंट भी सेम है दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम होना चाहिए। तो पहले समझते राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा अगर पाम अगर डायरेक्शन बताएगी करंट की, तो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो करंट क्लॉकवाइज है तो आपको अपनी पाम क्लॉकवाइज घुमानी होगी ऐसे, तो थंब तो इसके अंदर जा रहा है तो आपको सेंटर पे थोड़ा निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। O पॉइंट से कॉइल की सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, तो आप डायरेक्शन दोगे इस पॉइंट से सेंटर की तरफ आना है, दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। नाउ इसी तरह मैं इस कॉइल की बात करूं, यहाँ पर देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इस साइड से, अगर उधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। आपको पाम इस तरह से घुमानी है,
अगर ये पाम इस तरह से घूमेगी तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब O पॉइंट से ऊपर की तरफ, सेंटर से बाहर निकल रहा है नीचे से, O पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2। नाउ स्टूडेंट, अब हमें पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फिर इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉइल के लिए लिख लेता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि करंट जो है दोनों में सेम है। एज करंट्स इन बोथ कॉइल्स आर सेम, करंट्स इन बोथ लूप्स कह सकते हो, लूप्स आर सेम, एंड रेडियस ऑफ बोथ लूप्स आर सेम, रेडियस ऑफ बोथ लूप्स आर सेम, also distance of point from center is same, distance of point from center is same, जिसे हमने x से डिनोट किया है। सब कुछ सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयरफॉर B1 इक्वल B2 विच इज μ0/4 2 स्मॉल i से हमने करंट को डिनोट किया हुआ है, पाई r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, रेडियस को भी हमने r कंसीडर किया है तो मैं a नहीं लिखूंगा, मैं r लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर भी बदल देता हूँ, मैं a की जगह r लिखने वाला हूँ, क्योंकि लूप की रेडियस को मैं कैपिटल R कंसीडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैं कैपिटल R कंसीडर कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हमें सेम रखना होगा। तो प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ओके, नाउ एज पर वेक्टर लॉ, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो आप पहले तो पैरेललोग्राम बना सकते हो, और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग वेक्टर एडिशन लॉ लगा सकते हो। तो इस यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, दिस इज़ द रिजल्टेंट विच इज़ B। तो इस B की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, नाउ द रिजल्टेंट magnetic field, now resultant magnetic field B which is B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर विद रूट। नाउ स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू सेम है और सभी की सभी वैल्यू कॉमन निकाली जा सकती है, बाहर स्क्वायर के साथ वो रूट को कैंसिल कर देगी। बट रूट में क्या बचेगा, रूट में सिर्फ बचेगा 1 + 1, वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो इन यहाँ से सारी वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। μ0/4 2i पाई r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, रूट में आएगा 1 + 1, also b which is μ0/4 2i पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, ये बनेगा √2। ओके स्टूडेंट, नाउ जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है, हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बचा, हेंस यू कैन राइट B, हेंस B विच इज़ √2, आप आगे लिख सकते हो, बचा μ0i r स्क्वायर √2 पहले आ गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, और नीचे 2 भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आवर नेट रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही फॉर्मूला अप्लाई करें, ये एंगल होगा फाई। तो फाई कैसे कैलकुलेट करें, tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस B2/B1। और स्टूडेंट B2 और B1 दोनों के दोनों इक्वल हैं, जो हमने पहले सॉल्व कर लिया है, दोनों इक्वल हैं। तो लिख सकते हो tan फाई विच इज़ B2/B1
और दोनों सेम है, दोनों को कैंसिल करो 1 आएगा। तो आपके पास नेट आंसर आया 5 विच इज़ 10 इनवर्स ऑफ 1 और 10 इनवर्स ऑफ 1 होता है 45, तो 5 विच इज़ 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ आवर न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2008 में भी आया, 2014 में भी आया। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू very much.